So well students, in this video I am going to explain the examples of exercise 13.2. So example number 10, a die is thrown. If E is the event, the number appearing is a multiple of 3. एक डाई को थ्रो किया गया, ठीक है। सबसे पहले हम इसका देख लेते हैं कि जो जो लिखा है हम उसके के अकॉर्डिंग चलेंगे। अब एक डाई को थ्रो किया गया तो सैम्पल स्पेस उसकी क्या हो जाएगी, एस इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। दिस इज द सैम्पल स्पेस ओवर हियर, ठीक है। सो नेक्स्ट, ई इज द इवेंट ऑफ द नंबर अपीयरिंग इज अ मल्टीपल ऑफ 3। ई ऐसा इवेंट लेना है कि हमने उसमें ऐसे एलिमेंट आने हैं जिसके जो कि 3 के मल्टीपल है। तो 3 के मल्टीपल क्या आएंगे, 3 और 6, ठीक है। तो एफ इज द इवेंट द नंबर अपीयरिंग इज इवन। तो एफ इवेंट है इवन नंबर्स 2 4 6, ओके। देन फाइंड वेदर ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। हमने बताना है कि एफ और ई क्या इंडिपेंडेंट है या नहीं। आपको पता है कि दो इवेंट इंडिपेंडेंट तब होते हैं जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हो। ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए, देन वी कैन से दैट बोथ ऑफ दीज इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। तो देखो, इसको ये चीज़ को सेटिस्फाई करने के लिए मुझे इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी पड़ेगी सबसे पहले। तो इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ, सबसे पहले तो ई इंटरसेक्शन एफ निकालो। ई इंटरसेक्शन एफ, इन दोनों में से कॉमन पार्ट क्या आएगा, ओनली 6, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कैसे निकालोगे बेटा, देखो ध्यान से। आपको लगेगा कि चलो इसमें से 2 हैं और इसमें 2 एलिमेंट हैं, सैम्पल्स में इसमें 6 हैं, 2/6 लिख दो यहाँ पे ऐसे, ठीक है। ये लिख सकते हैं, बट इन द केस ऑफ व्हेन द इवेंट्स आर इक्वली लाइकली। पर वैसे मैं आपको बता दूं कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। ये देखो बेटा, 3 आने की, अगर एक डाइस को थ्रो किया गया, 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/6 हो जाएगी, ठीक है। और फिर इसको भी फिर से आने की 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/6। तो ये 1/6 प्लस 1/6 क्या हो जाएगा, 2/6। ऐसे लिखा उन्होंने, इसलिए इस तरीके से भी 1/6 प्लस 1/6 1/6, इसकी होगी 3/6। ये आ गया 1/2, इसकी 1/6। ये तीनों प्रोबेबिलिटीज हमने निकाल ली हैं बेटा। देखो, ये इसकी ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी है 1/6 इक्वल टू इसकी है 1/3, ये है 1/2। तो ठीक है, 1/6 इक्वल टू 1/6 आ गया यहाँ पे, ठीक है। सो इन दिस केस वी कैन सी दैट कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड ई एंड एफ आर द इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपकी गिवन है, आपकी एक्सरसाइज में भी आप कर सकते हो इसको। एग्जाम्पल नंबर 11, ओके। एग्जाम्पल नंबर 11 इज एन अनबाइस्ड डाई इज थ्रोन ट्वाइस। एक अनबाइस्ड डाई को 2 बार थ्रो किया गया। 2 बार थ्रो करने का मतलब है, 2 बार थ्रो करने पे आप उसकी सैम्पल स्पेस बना सकते हो ना, जिसके 36 आउटकम्स आते हैं डाइस की। 2 बार थ्रो करने पे 36 आउटकम्स आप बना सकते हो उसकी, ठीक है। तो आपने पहले ऐसे बना लेनी उसको, मैं एक बार आपको बता देती हूँ बना के, एक बार देख लो इसको। तो चलो ये देखिए, मैंने ये पूरा बना दिया है यहाँ पे इसका पूरा। जो अगर आप एक डाइस को 2 बार थ्रो किया गया तो आपके पास ऐसी सैम्पल स्पेस आएगी जिसके 36 आउटकम्स हैं। ये आपको पता है, आपको बनाना आता है अभी, ठीक है। सो ए बी द इवेंट ऑफ ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो। एक ऐसा इवेंट लेना जिसका क्या है, ऑड नंबर जो है फर्स्ट थ्रो पे ऑड आए नंबर, ठीक है। हम तो ऐसे ही देख लेते हैं इसमें से कितने आउटकम्स आते हैं इसके। देख लो, ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो, ऑड नंबर, ये ऑड नंबर है, ये वाली लाइन और ये सारी लाइन, ये वाले 6 आउटकम्स, ये और ये और ये। मुझे चाहिए था कि पहली नंबर जो है ना, फर्स्ट थ्रो जो है ना, उस पर क्या हो, ऑड नंबर हो। ये 1 वाले सारे आ गए, ये 3 वाले सारे आ गए और ये 5 वाले सारे आ गए, ठीक है। समझ गए, फर्स्ट नंबर ऑड चाहिए था। तो ये कितने हो गए टोटल, 18, 3 6 6 6 18 और टोटल है 36। इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 18/36, ठीक है। अब चाहिए कि ऑड नंबर ऑन सेकंड थ्रो। सेकंड थ्रो पे मुझे ऑड नंबर चाहिए, ठीक है। सेकंड थ्रो पे ऑड नंबर, ये देखो सर्कल कर लो, ये सेकंड थ्रो पे ऑड नंबर चाहिए, ये वाला और ये वाला। इसी तरीके से ये और ये, ठीक है। हर एक में ऐसे 3-3 आ जाएंगे कि सेकंड थ्रो पे मुझे चाहिए था ऑड नंबर। इस पे ही आ रहा है सेकंड थ्रो पे, ये जो मैंने सर्कल किए। ये भी सारे क्या हो जाएंगे, 18। तो क्या है ये 18/36, इसकी भी प्रोबेबिलिटी आ गई, ठीक है। इस तरीके से आप थोड़ा सा माइंड भी यूज़ कर सकते हो। एवरी टाइम ये नहीं है कि आपको ये बनाना ही पड़ेगा, उसी से आप देखना पड़ेगा, ठीक है। आप अपना माइंड यूज़ करके उसके ट्रिक भी लगा सकते हैं। आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि जिसमें ए की भी हो और बी का भी। इसका मतलब कि ऑड नंबर ऑन फर्स्ट थ्रो ए है, ऑड नंबर ऑन सेकेंड थ्रो। अब मुझे ए इंटरसेक्शन बी में वो वाले एलिमेंट्स आएंगे जिसमें फर्स्ट थ्रो पे भी ऑड है और सेकंड थ्रो पे भी ऑड है।
यानी कि ऑड ही चाहिए मुझे, दोनों नंबर्स जो हैं वो मुझे ऑड ही चाहिए, ठीक है। तो देखो बेटा मेरी बात सुनो, अगर एक बार डाइस को थ्रो करो तो कितने ऑड नंबर्स आते हैं, 3 ऑड नंबर्स आते हैं, ठीक है। पहली बार थ्रो किया तो 3 ऑड नंबर्स आते हैं, अगली एक बार और थ्रो किया तो फिर से 3 नंबर और आएंगे, यानी कि 3 × 3 टोटल कितने हैं 36, यानी कि ये क्या हो गया 9/36। इसी तरीके से आप थोड़ा लॉजिक और ट्रिक लगा के भी इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो A इंटरसेक्शन B में वो वाले एलिमेंट्स लिखने थे जहाँ पे जिस पे ऑड नंबर है, फर्स्ट थ्रो पे भी और सेकेंड रो पे भी ऑड। आप इस पर देख भी सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट दोनों पे ऑड हो कोई ऐसा नंबर बताओ, ठीक है, आप इसको ढूंढ सकते हैं। ये देखो 3 और 5 जैसे हैं, दोनों ऑड है, ठीक है। 1 और 3 ऑड है, ऐसे आप ले सकते हो, 9 आ जाएंगे कंप्लीट करोगे, ठीक है। तो अब आप इसको बताना है कि हमने इसको शो करना है कि चेक द इंडिपेंडेंसी ऑफ द इवेंट A और B। हमने बताना है कि A और B इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। तो यहाँ से चेक कर लो, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ A और B निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्रोबेबिलिटी ऑफ B विच इज़ इक्वल टू 18/36 मल्टीप्लाई बाई 18/36, ठीक है। ये 1/2 हो गया, 1/2 मल्टीप्लाई ये हो गया 1/2, ठीक है। ये आ गया 1/4, ठीक है। तो बेटा ये भी 1/4 ही है, ठीक है। सो 1/4 इक्वल टू 1/4, तो ये क्या है, A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, आप लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन, आप कर सकते हो इजीली इसको। नाउ एग्जांपल नंबर 12, देखो ध्यान से इसको, ये भी बहुत ही ईजी है, आप कर सकते हो खुद ही इसको। 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, 3 कॉइन्स को टॉस किया गया, तो 3 कॉइन्स की सबसे पहले तो आप सैम्पल स्पेस इस तरीके से लिख लो, ठीक है। कंसिडर द इवेंट ई में कौन से आने हैं, 3 हेड्स और 3 टेल्स। ई में कौन कौन से आपने एलिमेंट लिखने हैं जिसमें 3 हेड और 3 ही टेल है, ठीक है। ये वाला ई इवेंट ऐसे लिखा हुआ है, 3 हेड और 3 टेल, ठीक है। एफ में क्या आना है, एटलीस्ट 2 हेड। एफ में वो वाले एलिमेंट्स लिखने हैं जिसमें एटलीस्ट 2 तो हेड होने ही चाहिए, ठीक है। देखो एफ में अब कौन से एलिमेंट्स आने हैं, एफ में वो वाले एलिमेंट्स आने हैं या जो वो वाले इवेंट्स आने हैं जिसमें क्या है एटलीस्ट 2 हेड्स, ठीक है। एटलीस्ट 2 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड का मतलब कि 2 तो होने चाहिए, 2 से ज़्यादा जितने मर्जी, यानी कि ये खुद इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, ये भी 2, तो वो वाले इसमें से सिलेक्ट कर सकते हो आप इतना तो भी। तो जी एट द मोस्ट 2 हेड, ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड होने चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं, 1 हो जाए, 0 हो जाए, 0 हेड भी, 1 हेड भी और 2 हेड्स, ठीक है। तो वो वाले हमने इवेंट यहाँ पे ऐसे लिख लिए जी पे, ठीक है। अब आपने बताना है कि ऑफ द पेयर EF EG NFG विच आर इंडिपेंडेंट, ठीक है ना, इन पेयर में से कौन कौन से इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट होने का मतलब कि आप सबसे पहले EF को अगर आपने इंडिपेंडेंट करना है तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ E चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ F चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F चाहिए, ठीक है। तभी आप बताओगे ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ E मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ F के इक्वल है। इसी तरीके इसका ये भी और इसका भी, ठीक है ना। सबसे पहले तो मुझे क्या चाहिए कि इनकी इंटरसेक्शन वाले जो सेट है ना, इंटरसेक्शन वाला जो पार्ट है वो चाहिए। मैं क्या कर रही हूँ, E और F का इंटरसेक्शन मैंने निकाला, ऐसे E इंटरसेक्शन G का भी निकाला, F इंटरसेक्शन G का भी निकाला, ठीक है। फिर हर एक की प्रोबेबिलिटी ऑफ E, प्रोबेबिलिटी ऑफ F, प्रोबेबिलिटी ऑफ G। मैं आपको फिर से बता देना चाहती हूँ कि E, F और G की प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली है। आप इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि 2 एलिमेंट यहाँ पे हैं, इसमें कितने हैं 8, 2/8 आ गए, ये 4/8 होगी। अगर नहीं तो इस तरीके से हेड आने की प्रोबेबिलिटी होती है, यहाँ पर मेरे पास देखो एक बार 1/2, ठीक है, ये भी 1/2 और ये 1/2, ठीक है। तो ये हो गया 1/8, ठीक है। और इसकी भी इस तरीके से 1/8, यानी कि 1/8 + 1/8 हो गया, ये हो गया 2/8। इस तरीके से निकाली हुई है। बाकी सबकी भी इस तरीके से, ये क्या आ जाएगा 1 2 3, ये आ जाएगा 4/8, ठीक है ना। ऐसे ही निकाली हुई है इन्होंने एक्सोमेट्रिक अप्रोच के अकॉर्डिंग, ये ऐसे ही निकाल ली प्रोबेबिलिटीज हमने। E इंटरसेक्शन F की क्या आएगी प्रोबेबिलिटी, E इंटरसेक्शन F में 1 ही है तो 1/8, इसका भी 1 है 1/8, यहाँ पे 3 है तो 3/8, ठीक है। सो नाउ हमें देखो इसको अगर शो करना है कि इंडिपेंडेंसी को बताना है E और F की, E और F की इंडिपेंडेंसी बतानी है, E और G की बतानी है और F और G की बतानी है। E और F की बताने के लिए मुझे तो ये प्रूव करना पड़ेगा पहले कि देखना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई करके सेम आता है या नहीं। E इंटरसेक्शन F देखो है मेरे पास 1/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ E आई है 1/4 और ये F की है 1/2। सो देखो ये 1/8 = 1/8 आ रहा है, हाँ जी यस, ये इंडिपेंडेंट है। E और F आर
इंडिपेंडेंट। ई और जी की बात करूँ तो ई इंटरसेक्शन जी है बेटा जी, यहाँ पे देखो 1/8 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी है 7/8, है ना बेटा। ये तो 7/8 क्या आ गया 32, ये तो सेम नहीं आएगा, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट अ इंडिपेंडेंट इवेंट। अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो क्या बोलोगे, दीज आर डिपेंडेंट इवेंट, ये भी बोल सकते हो। इसी तरीके से ये भी दीज आर द डिपेंडेंट इवेंट्स, ओके, आप लिख सकते हो। नाउ एग्जाम्पल नंबर 13 एग्जाम्पल करते हैं। So next student, I am going to explain example number 13. Prove that if E and F are the independent events, then so are the events E and F dash। मतलब उन्होंने कहा कि अगर E और F इंडिपेंडेंट इवेंट है तो शो करके दिखाओ E और F डैश या F कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हो, F नॉट भी कह सकते हो, F कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हो, ठीक है। तो अगर E और F इंडिपेंडेंट है तो ये कंडीशन ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ये ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इक्वल टू दिस। हमने प्रूव करके दिखाना कि E और F डैश भी क्या है, इंडिपेंडेंट है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F डैश के साथ भी करो ना तब भी ये फॉर्मूला होल्ड करता है, ये प्रूव करके दिखाना, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे क्या आएगी F डैश, ठीक है। देखो प्रूव कैसे करेंगे, मैं आपको ना एक वेन डायग्राम के थ्रू ये बात बता देना चाहती हूँ कि अगर मान लो जैसे मैंने ये चीज़ को लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E को अगर मैं लिखना चाहती हूँ, प्रोबेबिलिटी जो है वो E किसके इक्वल आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F ठीक है। ये देखो आप सोचोगे कि अब ये कहाँ से है, अब देखो अब मैं ना सेट की बात करती हूँ। देखो सेट की बात, मान लीजिए आपके पास 2 सेट हैं, हम देखो हर बार प्रोबेबिलिटी को सेट थ्योरी के साथ रिलेट कर देते हैं ना, सेट थ्योरी की इवेंट को हम सेट भी ले लेते हैं, सेट के साथ रिलेट करके उसके रिजल्ट हम जो है यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, ठीक है ना। उस तरीके से कर रही हूँ मैं। तो ई मान लो ये है, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये सर्कल क्या है, एफ है, तो ये जो बीच वाला पार्ट होगा ये क्या होगा, ई इंटरसेक्शन एफ होगा, ठीक है ना, ई इंटरसेक्शन एफ होगा। तो अगर ये ई है, एफ वाला पार्ट ये है, तो ये जो पार्ट एफ वाला पार्ट नहीं है, ये वाला पार्ट नहीं है, तो ये क्या वाला पार्ट है, इसका मतलब ये एफ डैश है, मतलब एफ कॉम्प्लीमेंट है, नॉट एफ, ठीक है। और ये ई और एफ डैश ये कंबाइन करके ये वाला पार्ट क्या बना रहे हैं, ई इंटरसेक्शन एफ डैश। फिर से देख लो एक बार, ये ई है, ये एफ है, सेंटर वाला कॉमन पार्ट को क्या बोल दिया, ई इंटरसेक्शन एफ। वेन डायग्राम बना रही हूँ मैं, ठीक है। अब ये एफ है, तो ये एफ वाला पार्ट नहीं है, इसको क्या बोल दिया, ई इंटरसेक्शन एफ। ये ई भी है, ये ई तो है ही ना, और ई और ये एफ डैश वाला पार्ट मिलके क्या बना रहे हैं, ई इंटरसेक्शन एफ डैश, ठीक है। और अगर मैंने अब इस ई वाले पार्ट को लिखना हो, इस ई वाले पार्ट को लिखना हो, तो क्या क्या ई इस ई वाले पार्ट में इंक्लूडेड है, एक तो ये ई इंटरसेक्शन एफ डैश भी इंक्लूडेड है, और एक बीच में ये वाला पार्ट है, इसका नाम मैंने क्या लिखा हुआ, ई इंटरसेक्शन एफ। इसलिए मैं क्या लिख सकती हूँ कि E इज इक्वल्स टू ई इंटरसेक्शन एफ प्लस ई इंटरसेक्शन एफ डैश, ऐसे लिखा मैंने, ठीक है ना। अब सेट थ्योरी में जाके हमने ये रिजल्ट किया हुआ वहाँ पे, आप वहाँ पे जाके भी ये रिजल्ट को देख सकते हो, ठीक है। ये रिजल्ट किया हुआ अभी, ठीक है। तो अभी यहाँ से हमें ये उसके साथ मैंने प्रोबेबिलिटीज़ लगा दी, तो ये वाला आ गया। अब देखो इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डैश हमें निकालनी है ना, यही हम प्रूव करना चाहते हैं, ये वाली चीज़ ई इंटरसेक्शन एफ डैश, इसको मैंने इसके इक्वल लेके आना चाहती हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट फ्रॉम 1 ये क्या आएगा, ई इंटरसेक्शन एफ डैश इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस ई इंटरसेक्शन एफ किसके इक्वल है, ये वाला, आप लिख लो यूजिंग 1, ठीक है। तो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉमन ले लो, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश, ठीक है। आपको पता है कि ये क्या होता है, 1 माइनस एफ, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी करोगे तो क्या आएगी, एफ नॉट या एफ कॉम्प्लीमेंट या एफ डैश, 1 माइनस पी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो ये आ गई यहाँ पे आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डैश, ठीक है। ये रिजल्ट आ गया हमारे पास कि इसका मतलब कि ई इंटरसेक्शन एफ डैश भी करो तब भी क्या आते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये दोनों क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं। और देखो एक और रिजल्ट जो आपकी बुक में यहाँ पे मेंशन है नोट की फॉर्म में, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए कि इन दिस वे वी कैन शो दैट कि ई डैश और एफ भी क्या है, इंडिपेंडेंट है,
इन दिस वे वी कैन शो दैट कि ई डैश और एफ क्या है, ये भी इंडिपेंडेंट है। अगर इसकी जगह पे ई डैश और एफ डैश भी ले लो, वो भी इंडिपेंडेंट है। इसी मतलब सेम वे से हम इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 14 आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। नाउ एग्जाम्पल नंबर 14 आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। If A and B are the two independent events, A और B दो independent event given है, then probability of occurrence of at least one of the A and B is given by this। कि हमने probability निकालनी है कि occurrence of at least, इन दोनों में से at least एक तो हो ही रहा है, at least एक होने की क्या probability है, इसके equal आनी चाहिए, proof करके दिखाना, ठीक है। सो probability of at least one of A and B is equals to probability of A union B। बेटा देखो इसको मैंने A union B क्यों लिखा, at least one of A and B, at least one of A और B का मतलब है कि ए और बी में से एक इवेंट तो हो ही रहा है, ठीक है। एक इवेंट हो रहा है, या ए हो रहा है या बी हो रहा है, ठीक है। तो एटलीस्ट दोनों भी हो सकते हैं, क्योंकि एटलीस्ट लिखा ना, एटलीस्ट एक तो हो ही रहा है, दो भी हो सकते हैं। एटलीस्ट एक तो हो ही रहा है, दो भी हो सकते हैं, ठीक है। सो आप क्या लिखोगे, दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि पी। आपको पता है कि यूनियन में देखो कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। जब भी आप सेट की बात करो, यूनियन में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, वो वाले एलिमेंट आ जाते हैं जो ए में भी होते हैं और बी में भी होते हैं, ठीक है। तो नहीं, जो एलिमेंट्स ए में होते हैं, ठीक है, बी में अगर कॉमन एलिमेंट्स को रिमूव करके बाकी सारे आ जाते हैं, ठीक है। ऐसे करते हैं ना ए और बी का यूनियन, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लिखेंगे कि एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी का मतलब है एंड लिखा हुआ सबसे पहली बात तो, ठीक है। एंड जहाँ पे लिखा हो वहाँ पे यूनियन ही आता है, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो इसका फॉर्मूला आपको पता है, ये वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी, अगर देखो आपको गिवन है कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, आपको गिवन है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ए इंडिपेंडेंट है, कंडीशन यू अप्लाई कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई करने लगी हूँ, ठीक है। तो अभी देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी, इन दोनों में से देखो, इन दोनों में से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, क्या बच जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, ए नॉट या ए कॉम्प्लीमेंट, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। 1 माइनस दिस, ठीक है। अब देखो, अब हमने क्या करना है, सारे स्टेप्स उसी के अकॉर्डिंग करने कि मेरे पास ये रिजल्ट आ जाए, मतलब दोनों का हमें कॉम्प्लीमेंट चाहिए, दोनों का डैश चाहिए, नॉट चाहिए दोनों में, ठीक है। तो इसका नॉट आ रहा है, बी का भी नॉट चाहिए मुझे भी, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को मैं क्या लिख सकती हूँ, ये लिख सकती हूँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट। आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग द इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग द इवेंट इज इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। उसको मैंने लिखा है कि ये वाला चीज़, इससे मैंने लिखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे 1 माइनस इन दोनों में से, इन दोनों फैक्टर्स में से, इसमें और इसमें से पी ए डैश कॉमन लिया, माइनस पी ए डैश कॉमन लिया, क्या आएगा, इसकी जगह पे तो क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे प्लस है माइनस आ जाएगा क्योंकि मैंने माइनस बाहर निकाला है, ये क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। तो ये आएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, ठीक है। तो यही प्रूव करना था हमने रिजल्ट, ठीक है। सो इन दिस वे वी आर डन विद द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सरसाइज 13.2। So in this way you can solve the exercise work. All the questions are similar to the examples. You can contact me if you face any kind of the difficulty or queries in the exercise work. Start solving the exercise work, exercise 13.2. All the sums are easy and similar to the examples. Okay. Thank you so much.